नमस्कार। सबसे पहले एक जरूरी सूचना दे दूं। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मतलब LIC, उनकी 2024-25 वाली जो एनुअल रिपोर्ट है वो आ गई है। उनकी वेबसाइट पर है और आप जानते ही हैं LIC अब शेयर बाजार में लिस्टेड है, तो ये रिपोर्ट पब्लिक है, सबके लिए अवेलेबल, आप डाउनलोड कर सकते हैं आराम से। हमने लिंक भी डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो आज हम इसी रिपोर्ट को थोड़ा खोल कर देखेंगे। सिर्फ आंकड़े नहीं, मतलब उनके पीछे क्या चल रहा है, LIC के लिए क्या अच्छा रहा, कहाँ कहाँ दिक्कतें दिखीं, और सबसे बड़ा सवाल शायद यही है कि क्या ये इतनी बड़ी कंपनी, ये दुनिया जो इतनी तेजी से बदल रही है, उसके साथ चल पाएगी। इसी पे आज बात करते हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है, खासकर उन लाखों लोगों के लिए जो पॉलिसी होल्डर हैं या शेयर होल्डर हैं LIC में। देखते हैं कि भाई इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी का हाल क्या है और आगे क्या इशारे मिल रहे हैं। जनरल मीटिंग 26 अगस्त 2025 को होनी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या वैसे ही ऑडियो विजुअल तरीके से। इसमें कुछ रूटीन प्रस्ताव तो हैं ही, पर एक खास बात है शेयर होल्डर्स के लिए। हाँ, वो अहम है। एक प्रस्ताव है कि हर इक्विटी शेयर जो 10 रुपए की फेस वैल्यू का है, उस पर 12 रुपए का फाइनल डिविडेंड दिया जाए। पिछले साल से बेहतर है ये। हाँ। मतलब कंपनी के मुनाफे में शेयर होल्डर्स की सीधी हिस्सेदारी, ये पॉजिटिव संकेत है। और इसके अलावा जैसे नॉर्मल AGM में होता है, पिछले साल के अकाउंट्स को अप्रूव करना, ऑडिटर्स चुनना। इस बार मिस मुकुंद M चिटाले एंड कंपनी जॉइंट ऑडिटर के तौर पर और मिस SN अनंथा सुब्रमण्यन एंड कंपनी सेक्रेटेरियल ऑडिटर के तौर पर इनका प्रस्ताव है। और हाँ, श्री R दोरई स्वामी की नियुक्ति भी CEO और MD के तौर पर, उसे भी मंजूरी मिलनी है। ये सब तो खैर कंपनी चलाने के लिए जरूरी चीजें हैं। ट्रांसपेरेंसी रहे किसी भी लिस्टेड कंपनी के लिए, ये बहुत बेसिक चीजें हैं। चलिए अब आते हैं मुद्दे पर, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। कैसा रहा साल, आंकड़े क्या बोल रहे हैं? आंकड़ों में देखें तो 2-3 चीजें बहुत खास हैं। पहला, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स वगैरह चुकाने के बाद जो सीधा मुनाफा बचा, वो करीब 18.4% बढ़ गया है, 48,151 करोड़ रुपए। ये साफ दिखाता है कि कंपनी ने पिछले साल से ज्यादा कमाया है। 48,000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट, ये तो बहुत बहुत बड़ा नंबर है। और जो पैसा वो मैनेज करते हैं, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, AUM भी बड़ा है, करीब 6.5%, और अब ये 54 लाख करोड़ के भी पार है। सोचिए कितना बड़ा स्केल है LIC का, लोगों का कितना पैसा इनके पास है। लेकिन सिर्फ AUM बढ़ना वो पूरी कहानी नहीं है। सही कहा। प्रॉफिट के अलावा एक और मेट्रिक होता है जिस पे सब ध्यान देते हैं, एम्बेडेड वैल्यू, IEV। उसमें भी करीब 6.8% की बढ़त है, अब है 7.76 लाख करोड़। और नया बिजनेस जो किया, उससे क्या कमाया? हाँ, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, VNB जिसे कहते हैं, वो रहा 10,011 करोड़ रुपए। और उससे भी ज्यादा जरूरी है VNB मार्जिन, मतलब हर नई पॉलिसी बेचने पर कंपनी कितना मार्जिन बना रही है। वो 16.8% से सुधर कर 17.6% हो गया है। अच्छा, तो ये एक अच्छा संकेत है। जो नया बिजनेस आ रहा है वो ज्यादा फायदेमंद है। तो मतलब प्रॉफिट ऊपर, नए बिजनेस का मार्जिन भी ऊपर, और कंपनी की अपनी देनदारी चुकाने की ताकत, वो सॉल्वेंसी मार्जिन, वो कैसा है? वो भी काफी मजबूत है। रेगुलेटर कहता है कम से कम 1.5 होना चाहिए। LIC का ये 1.98 से बढ़कर 2.11 हो गया है। ओह वाओ! आसान भाषा में कहें तो कंपनी के पास अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए जरूरत से कहीं ज्यादा फंड्स हैं। ये पॉलिसी होल्डर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए एक तरह का सेफ्टी नेट है। टोटल प्रीमियम इनकम भी लगभग 4,88,000 करोड़ रही, और इन्वेस्टमेंट से जो इनकम हुई वो भी करीब 8% बढ़ी है, 3.92 लाख करोड़। तो फाइनेंशियल हेल्थ तो काफी अच्छी दिख रही है, इसमें कोई शक नहीं। अब ये देखते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। क्या LIC का दबदबा अभी भी वैसा ही है? हाँ, मार्केट शेयर के मामले में तो लीडरशिप कायम है। अगर हम फर्स्ट ईयर प्रीमियम देखें, मतलब साल में पहली बार जो प्रीमियम भरा जाता है, उसमें LIC का हिस्सा 57% से ज्यादा है। और अगर पॉलिसी की गिनती करें, नंबर ऑफ पॉलिसीज, तो करीब 66% पॉलिसीज तो LIC ही बेच रही है। इतने सालों बाद भी, मतलब लिबरलाइजेशन के बाद इतनी प्राइवेट कंपनियां आ गईं, फिर भी ये आंकड़े तो काफी प्रभावशाली हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है LIC का ब्रांड कितना स्ट्रांग है, उसकी पहुंच कितनी गहरी है। न्यू बिजनेस प्रीमियम में भी करीब 8.5% की ग्रोथ है, और इस साल 6 नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं, तो ग्राहकों को चॉइस भी ज्यादा मिल रही है। एक और चीज मैंने नोटिस की रिपोर्ट में, ये बैंक एश्योरेंस और ऑल्टरनेट चैनल वाली बात, मतलब बैंकों के जरिए या दूसरे पार्टनर्स के जरिए पॉलिसी बेचना। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इस चैनल से जो फर्स्ट ईयर प्रीमियम इनकम आई है उसमें 58% की ग्रोथ है, 58%, और ये अब 3,496 करोड़ हो गई है। ये तो कमाल की ग्रोथ है। हाँ, ये दिखाता है कि LIC अब सिर्फ अपने एजेंट फोर्स पर डिपेंडेंट नहीं है, दूसरे चैनल भी इस्तेमाल कर रही है बिजनेस बढ़ाने के लिए। इस साल 10 नए बैंकों के साथ टाई अप किया है, कई कॉर्पोरेट एजेंट्स, ब्रोकर्स भी जुड़े हैं। ये फ्यूचर के लिए अच्छा है, डाइवर्सिफिकेशन होगा। और टेक्नोलॉजी, डिजिटल दुनिया, LIC कहाँ है इस रेस में? आजकल तो सब ऐप पर है, ऑनलाइन है। LIC भी कोशिश कर रही है। उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, प्रोजेक्ट डाइव, डिजिटल इनोवेशन एंड वैल्यू एनहांसमेंट। इसके अंडर एक नया मार्टेक प्लेटफॉर्म, मतलब मार्केटिंग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। मकसद यही है कि कस्टमर तक पहुंचने, सर्विस देने के तरीके मॉडर्न हो। और क्या है इसमें एजेंट्स के लिए कुछ? हाँ, एजेंट्स के लिए आनंदा नाम का एक डिजिटल एप्लीकेशन है, आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन, ताकि वो आसानी से डिजिटल तरीके से नई पॉलिसी बना सकें। कस्टमर्स के लिए LIC मित्रा है, वो AI वाला चैटबॉट, सवाल जवाब के लिए। व्हाट्सएप पर भी बिजनेस सॉल्यूशंस शुरू किए हैं, और पेमेंट के लिए ऑनलाइन ऑप्शंस जैसे eNACH, निफ्ट, ये सब दे रहे हैं। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, डिजिटल जाना तो जरूरी है ही। लेकिन सवाल वही है, क्या ये सब जमीन पर उतना असर डाल रहा है? वो जो हम बात कर रहे थे, इतना बड़ा साइज और फुर्तीलापन, एजिलिटी। ये बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी पुरानी और बड़ी संस्था के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। ये कदम सही दिशा में है, नो डाउट, लेकिन इनका असली फायदा तब दिखेगा जब कस्टमर का एक्सपीरियंस वाकई बदलेगा, आसान होगा, और कंपनी के अंदर के काम करने के तरीके ज्यादा एफिशिएंट बनेंगे। तो ये देखना होगा कि LIC कितनी तेजी से और कितने असरदार तरीके से टेक्नोलॉजी को अपना पाती है। चलिए, अब जरा उन चीजों पर आते हैं जो थोड़ी चिंता बढ़ा सकती हैं, क्योंकि रिपोर्ट में सब कुछ हरा हरा तो नहीं होगा, कुछ लाल झंडे भी होंगे। हाँ, कुछ आंकड़े हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला है 13th मंथ परसिस्टेंसी रेशियो। प्रीमियम के हिसाब से देखें तो ये 88% से घटकर 75% पर आ गया है। परसिस्टेंसी रेशियो, आसान शब्दों में इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए 100 लोगों ने पॉलिसी ली, तो एक साल बाद उनमें से कितने लोग प्रीमियम भर रहे हैं। पहले ये 88 थे, अब 75 रह गए। अच्छा, तो ये गिरावट थोड़ी चिंता की बात है। ये दिखाता है कि शायद ग्राहक पॉलिसी लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। इससे कंपनी की फ्यूचर प्रीमियम इनकम पर असर पड़ता है। और ये सवाल भी उठता है कि क्या ग्राहक संतुष्ट हैं या प्रोडक्ट उनकी जरूरत पूरी कर रहा है या नहीं। हालांकि LIC कह रही है कि वो इसे सुधारने पर काम कर रहे हैं। एक और चीज दिखी मुझे, एम्प्लॉइज की संख्या, स्टाफ कम हुआ है। पिछले साल करीब 98,661 थे, अब 91,606 रह गए हैं। हाँ, करीब 7,000 कर्मचारी कम हुए हैं। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। रिटायरमेंट होंगे, शायद VRS स्कीम्स हों, या नई भर्ती कम हुई हो। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि मैनेजमेंट का खर्चा, मतलब एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट रेशियो, वो 15.57% से घटकर 12.42% हुआ है। हाँ, ये तो कॉस्ट कटिंग दिखाता है। हो सकता है ये स्टाफ में कमी उसी का नतीजा हो, एफिशिएंसी बढ़ाने का तरीका हो। लेकिन ये देखना होगा कि इसका सर्विस पर या बाकी कामों पर क्या असर पड़ रहा है। एक और आंकड़ा था अदर इनकम वाला, उसमें तो भारी गिरावट है, करीब 95%। हाँ, लेकिन रिपोर्ट में उसका कारण बताया गया है। पिछले साल LIC को एक बड़ा इनकम टैक्स रिफंड मिला था, काफी बड़ा अमाउंट था वो इस साल नहीं मिला, तो ये गिरावट ज्यादातर उसी वजह से है। तो शायद ये कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम ना हो, बस एक वन टाइम इफेक्ट हो। रिपोर्ट में रिस्क का भी जिक्र है, जाहिर है। क्या बड़े रिस्क दिख रहे हैं LIC के लिए? बिल्कुल, कंपनी ने अपना पूरा एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट ERM फ्रेमवर्क बताया है। इसमें मार्केट रिस्क है, मतलब बाजार के उतार चढ़ाव का खतरा। क्रेडिट रिस्क है, मतलब कहीं पैसा लगाया और वापस ना आया। ऑपरेशनल रिस्क है, कंपनी के रोजमर्रा के कामकाज से जुड़े रिस्क। बाहरी खतरों की बात करें तो ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन, महंगाई, दुनिया भर में व्यापार को लेकर जो टेंशन है, ये सब LIC के इन्वेस्टमेंट और बिजनेस पर असर डाल सकते हैं। और हाँ, आजकल के जमाने में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी, ये बहुत बड़ा रिस्क है, जिस पर कंपनी कह रही है कि वो ध्यान दे रही है। एक लीगल केस का भी मेंशन है। सुप्रीम कोर्ट में कोई रिट पिटिशन है जिसे इम्पोर्टेंट बताया गया है। हाँ, रिट पिटिशन नंबर 3669/2022, वो अभी सब जुडिस है, मतलब फैसला आना बाकी है। तो उस पर नजर रखनी होगी कि उसका नतीजा क्या होता है और कंपनी पर क्या असर पड़ सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, और ये जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होते हैं, RPTs, मतलब अपनी ही जुड़ी हुई कंपनियों के साथ लेन देन, उसको कैसे हैंडल कर रही है कंपनी? रिपोर्ट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर काफी फोकस दिखता है।
अलग अलग कमेटियां बनी हुई हैं, ऑडिट कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, नॉमिनेशन और रेम्यूनरेशन कमेटी, और अब ESG पर भी एक कमेटी है, एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस, विसल ब्लोअर पॉलिसी वगैरह भी है। ये सब पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए जरूरी है। और AGM में कुछ बड़े RPTs की मंजूरी भी मांगी जा रही है शायद, IDBI बैंक, LIC हाउसिंग फाइनेंस, LIC म्यूचुअल फंड के साथ। हाँ बिल्कुल, IDBI बैंक के साथ, जिसमें LIC का बड़ा स्टेक है, करीब 3,950 करोड़ तक के लेन देन की मंजूरी मांगी जा रही है। LIC हाउसिंग फाइनेंस और LIC म्यूचुअल फंड के साथ भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस हैं। कंपनी कह रही है कि ये सब आर्म्स लेंथ बेसिस पर है, मतलब जैसे किसी बाहरी पार्टी के साथ करते उन्हीं शर्तों पर, और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है। लेकिन क्योंकि अमाउंट बड़े हैं, इसलिए नियमों के हिसाब से शेयर होल्डर्स की मंजूरी लेना जरूरी है। ये अच्छी बात है, गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस है ये। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज के प्रति क्या कर रही है LIC? LIC गोल्डन जुबली फाउंडेशन है उनका, उसके जरिए वो कम्युनिटी डेवलपमेंट के काम करते हैं। रिपोर्ट बताती है कि अब तक 926 प्रोजेक्ट्स पर 283 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं, एजुकेशन, हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट वगैरह में। इसके अलावा BSR रिपोर्ट भी है, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। ये ESG पैरामीटर्स पर कंपनी का परफॉर्मेंस दिखाती है। इसमें विमेन एम्पावरमेंट का भी जिक्र है। करीब 24% एम्प्लॉइज महिलाएं हैं LIC में। तो इन सब बातों को अगर हम समेटें तो फ्यूचर कैसा लग रहा है? क्या उम्मीदें हैं, क्या चुनौतियां हैं? देखिए, तस्वीर मिली जुली है। पॉजिटिव साइड पर देखें तो फाइनेंशियल बेस स्ट्रांग है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, सॉल्वेंसी अच्छी है, एम्बेडेड वैल्यू बढ़ रही है। इंडिया का इंश्योरेंस मार्केट अभी भी अंडर पेनिट्रेटेड है, मतलब ग्रोथ की बहुत गुंजाइश है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो लाइफ इंश्योरेंस की डिमांड तो बढ़ेगी ही। इसका फायदा LIC को मिलना चाहिए। और ये जो डिजिटल वाली कोशिशें हैं, उनका कितना असर पड़ेगा? ये पहले जैसे प्रोजेक्ट डाइव, मार्टेक प्लेटफॉर्म और साथ में वो BNE चैनल्स की ग्रोथ, ये सब LIC को फ्यूचर कंपटीशन के लिए तैयार करने में मदद कर सकती हैं। गिफ्ट सिटी में IFSC ब्रांच खोलने का भी प्लान है। इससे इंटरनेशनल बिजनेस के मौके मिल सकते हैं। उम्मीद है 2025-26 में वो शुरू हो जाएगी। लेकिन फिर चुनौतियां भी तो होंगी। बिल्कुल, सबसे बड़ी चुनौती है प्राइवेट कंपनियों से बढ़ता कंपटीशन, खासकर शहरों में यंग कस्टमर्स के बीच। दूसरी बड़ी चुनौती है वो परसिस्टेंसी रेशियो को सुधारना, कस्टमर्स को लंबे समय तक अपने साथ बनाए रखना। ये बहुत जरूरी है। तीसरी है ग्लोबल इकोनॉमिक माहौल की अनिश्चितता और मार्केट वॉलेटिलिटी को मैनेज करना। और इन सब के ऊपर वही सवाल, क्या LIC अपनी विशालता के साथ साथ फुर्तीलापन भी ला पाएगी? कैन द जायंट डांस? ठीक है, तो इस पूरी चर्चा के जो मुख्य बिंदु निकले वो क्या है? एक क्विक रिकैप। मोटा मोटा देखें तो LIC ने FY 2024-25 में फाइनेंशियल तौर पर अच्छा परफॉर्म किया है। प्रॉफिट अच्छा है, सॉल्वेंसी मजबूत है, मार्केट में लीडरशिप अभी भी है। शेयर होल्डर्स के लिए 12 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड का प्रस्ताव अच्छा है। डिजिटल और दूसरे चैनल्स पर फोकस बढ़ रहा है, जो जरूरी भी है। और चिंता वाले पॉइंट्स? चिंता की बात है 13वें महीने की परसिस्टेंसी रेशियो का गिरना और स्टाफ का कम होना। उनके पीछे के कारण और असर को समझना होगा। कंपटीशन और बाहरी इकोनॉमिक रिस्क तो हैं ही। तो अंत में घूम फिरकर वही सवाल आता है जो हमने शुरू में रखा था। इस पूरी रिपोर्ट को, इस विश्लेषण को देखते हुए क्या लगता है, क्या LIC अपने साइज, अपनी लेगेसी और फ्यूचर की ज़रूरतें, मतलब टेक्नोलॉजी और स्पीड, इनके बीच में वो सही बैलेंस बना पाएगी? ये सच में $1 मिलियन सवाल है। जैसा आपने कहा, LIC का जो स्केल है वो उसकी सबसे बड़ी ताकत है, उसका नेटवर्क, लोगों का भरोसा। लेकिन यही साइज कई बार बदलाव की रफ्तार को धीमा कर देता है। क्या ये डिजिटल कोशिशें जैसे प्रोजेक्ट डाइव वाकई कस्टमर एक्सपीरियंस को उस लेवल पे ले जा पाएंगी जहां नई एजाइल फिनटेक कंपनियां हैं? क्या वो अपने इतने बड़े एजेंट नेटवर्क को नई टेक्नोलॉजी से जोड़कर और इफेक्टिव बना पाएगी? ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि LIC अपनी विरासत को सहेजते हुए फ्यूचर की रेस में कैसे परफॉर्म करती है। इसका जवाब ही तय करेगा कि आने वाले सालों में LIC कहां खड़ी होगी। ये एक सोचने वाला सवाल है हम सबके लिए। बिल्कुल। आज के इस डिटेल्ड एनालिसिस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को LIC की 2025 की एनुअल रिपोर्ट की एक साफ तस्वीर मिली होगी और ये उनके लिए उपयोगी रहेगी। नमस्कार।